वेलकम टू द यूपीएससी ज्योग्राफी सीरीज। इस सीरीज में हम ज्योग्राफी के टॉपिक्स को क्लियर और एंगेजिंग नोट्स के साथ कवर करेंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ और याद रख सकें। आप चाहें तो इसे ऑडियो बुक की तरह सिर्फ सुन भी सकते हैं। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360, जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। Today's topic is Mountain, Island and Hotspots Formation from Physical Geography. So let's dive deep into the topic. माउंटेन बिल्डिंग ओरोजनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहाड़ों से। ये जो हम विशाल पर्वत श्रृंखलाएं देखते हैं, ये आखिर बनती कैसे हैं? मैंने सुना है इस पूरी प्रोसेस को ओरोजनी कहते हैं, है ना? बिल्कुल सही। ओरोजनी मतलब माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। और अर्थ की हिस्ट्री में देखें तो मुख्य रूप से 3 मेजर ओरोजनीज हुई हैं। 3 मेजर वंस। ओके। सबसे पुरानी कौन सी थी? सबसे पुरानी है कैलेडोनियन ओरोजनी। कैलेडोनियन। हाँ, टाइम ये हुई थी लगभग 320 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब पेलियोजोइक एरा में। बाप रे, 320 मिलियन ईयर्स। हाँ, काफी पुरानी। रिजल्ट, इससे जो पहाड़ बने वो आज हमें स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड और नॉर्थ अमेरिका के कुछ हिस्सों में मिलते हैं। अच्छा, तो आज उनकी क्या हालत है? मतलब इतने पुराने हैं तो? प्रेजेंट स्टेट, वही बात है, ये बहुत प्राचीन पर्वत है और इतने लाखों सालों में वेदर और इरोजन, जिसे हम ड्यून्यूडेशन कहते हैं, डिन्यूडेशन, हाँ, अपरदन। हाँ अपरदन, उसके कारण ये काफी घिस चुके हैं, तो अब उतने ऊंचे नहीं रहे हैं। समझ गई। तो कैलेडोनियन के बाद दूसरी कौन सी थी? इसके बाद आई हर्सिनियन ओरोजिनी। टाइम? ये हुई कैलेडोनियन के बाद लगभग 240 मिलियन ईयर्स अगो। ओके। रिजल्ट, इससे यूरोप के यूराल माउंटेन्स, यूके के पेनाइन्स और वेल्श हाईलैंड्स, जर्मनी के हर्स माउंटेन्स और हाँ, यूएसए के एपलाचन्स जैसे पर्वत बने। एपलाचियंस भी हर्सिनियन है? इंटरेस्टिंग। हाँ, और प्रेजेंट स्टेट, इन पर भी ड्यूनोडेशन का काफी असर हुआ है। इनकी भी ऊंचाई काफी कम हो गई है। ये भी काफी प्राचीन माने जाते हैं। और फिर आती है सबसे नई वाली, जो शायद यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, एल्पाइन ओरोजिनी। एग्जैक्टली। एल्पाइन ओरोजिनी सबसे रीसेंट मेजर फेज है। टाइम, ये लगभग 30 मिलियन ईयर्स अगो शुरू हुई और मजे की बात यह है कि टेक्निकली ये अभी भी चल रही है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर देखें तो ये बिल्कुल नहीं है। अच्छा, 30 मिलियन ईयर्स अगो और अभी भी? वाओ। वाओ। रिजल्ट, इसी ओरोजिनी से दुनिया के सबसे ऊंचे और कह सकते हैं जवान पहाड़ बने हैं, जैसे यूरोप के एल्प्स, एशिया के हिमालयाज, साउथ अमेरिका के एंडीज और नॉर्थ अमेरिका के रॉकीज। ये ज्यादातर फोल्ड माउंटेन्स हैं, जिनकी बात हम आगे करेंगे। प्रेजेंट स्टेट, ये पृथ्वी की सबसे ऊंची, सबसे भव्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यंग हैं, लॉफ्टी हैं और जैसे मैंने कहा, हिमालयाज जैसे पहाड़ तो अभी भी ऊंचे हो रहे हैं। इनक्रेडिबल। तो ये थी ओरोजिनीज की कहानी। टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। ओके, तो ओरिजिनी से पहाड़ बनते हैं, ये तो समझ आ गया। पर आपने कहा फोल्ड माउंटेन्स, मतलब पहाड़ भी अलग अलग तरह के होते हैं। चलिए जरा टाइप्स ऑफ माउंटेन्स को डिटेल में समझते हैं। जी, फोल्ड माउंटेन्स। हाँ हाँ बिल्कुल, कई टाइप्स हैं, लेकिन फोल्ड माउंटेन्स सबसे आम और स्ट्रक्चर के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण हैं, खासकर एल्पाइन ओरिजिनी वाले। ए, फॉर्मेशन प्रोसेस। हाँ, देखिए, नाम से ही पता चल रहा है फोल्ड। ये अर्थ की क्रस्ट में बड़े पैमाने पर लगने वाले कंप्रेशनल फोर्सेस यानी संपीड़न बलों के कारण बनते हैं। कंप्रेशनल फोर्सेस मतलब दबाव, जैसे किसी चीज को दोनों तरफ से दबाया जाए। बिल्कुल। इमेजिन कीजिए कि आप एक मेजपोश टेबल क्लॉथ को दोनों सिरों से दबा रहे हैं, तो उसमें सिलवटें या फोल्ड्स पड़ जाएंगे ना। बस वैसा ही कुछ क्रस्ट के साथ होता है। पर ये फोर्सेस आते कहाँ से हैं? मतलब पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है? इसके कई पॉसिबल रीजंस हैं। 1, जैसे ऊपर की चट्टानों का लोड बढ़ जाना। 2, पृथ्वी के मैंटल में मटेरियल का फ्लो होना। 3, क्रस्ट के अंदर मैग्मा का घुसना, जिसे मैग्मेटिक इंट्रूजन्स कहते हैं। 4, और सबसे बड़ा कारण खासकर एल्पाइन ओरोजिनी के लिए है, टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराना। अच्छा। जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो उनके बीच का जो क्रस्टल मटेरियल है वो कंप्रेस होके, फोल्ड होके ऊपर उठ जाता है। अच्छा, तो प्लेट टेक्टोनिक्स मेन ड्राइवर है। हाँ, इन फोर्सेस से चट्टानें मुड़ जाती हैं, खासकर जहां वो थोड़ी कमजोर होती हैं, लाइंस ऑफ वीकनेस के साथ, और वेव्स की एक सीरीज जैसी बन जाती है। यही हमें पहाड़ों की चोटियों और घाटियों के रूप में दिखती हैं। इसमें कुछ खास टेक्निकल टर्म्स भी होंगी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। बिल्कुल। टर्मिनोलॉजी ऑफ फोल्ड्स, हाँ बिल्कुल, कुछ बेसिक टर्म्स जानना जरूरी है। एंटीक्लाइन, ये फोल्ड का ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, एक आर्च जैसा। सोचिए, ए फॉर एंटीक्लाइन। ए फॉर आर्च। ओके, एंटीक्लाइन मतलब ऊपर का मोड़। हाँ, और सिंक्लाइन, ये फोल्ड का नीचे धंसा हुआ हिस्सा है, एक ट्रफ या गर्त जैसा। पहाड़ की चोटी अक्सर एंटीक्लाइन होती है और पास की घाटी सिंक्लाइन। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, गॉट इट। और जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो तब फोल्ड्स और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जैसे ओवरफोल्ड, जिसमें फोल्ड का एक हिस्सा दूसरे पर ज्यादा झुक जाता है। फिर आता है रिकम्बेंट फोल्ड, जहां फोल्ड इतना ज्यादा झुक जाता है कि वो लगभग हॉरिजॉन्टल या लेटा हुआ सा दिखने लगता है। लेटा हुआ फोल्ड, रिकम्बेंट। ओके। और अगर ये रिकम्बेंट फोल्ड टूट जाए और उसका ऊपरी हिस्सा थ्रस्ट फोल्ड के सहारे निचले हिस्से पर काफी आगे खिसक जाए, तो उसे कहते हैं ओवर थ्रस्ट फोल्ड या नैप।
ये नैप स्ट्रक्चर एल्प्स जैसी कॉम्प्लेक्स माउंटेन रेंजेस में बहुत कॉमन है। बाप रे, नैप, ये तो काफी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी है। अच्छा, अब इन फोल्ड माउंटेन्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? मतलब इन्हें पहचानेंगे कैसे? सी की कैरेक्टरिस्टिक्स कई खास बातें हैं। एज एंड हाइट, जैसा हमने पहले बात की, अल्पाइन ओरोजनी वाले फोल्ड माउंटेन्स पृथ्वी के सबसे यंग माउंटेन्स हैं, और क्योंकि ये यंग हैं, इरोजन ने अभी इन्हें ज्यादा घिसा नहीं है, इसलिए ये सबसे ऊंचे भी हैं। माउंट एवरेस्ट इसी का बेस्ट एग्जाम्पल है। यंग एंड हाई, ठीक है। कॉम्पोजिशन? ये मुख्य रूप से सेडिमेंट्री रॉक्स के फोल्डिंग से बने हैं। ये वो चट्टानें हैं जो पहले के शैलो सीज या जियोसिंक्लाइंस में जमा हुई थीं। फिर प्लेट्स टकराईं और ये सेडिमेंट लेयर्स दबकर मुड़कर ऊपर उठ गए। सेडिमेंट्री रॉक्स, मतलब इनमें फॉसिल्स भी मिल सकते हैं। बिल्कुल। मरीन फॉसिल्स मिलना आम बात है हिमालयाज जैसी जगहों पर, जो साबित करता है कि ये चट्टानें कभी समुद्र के नीचे थीं। अमेजिंग। और इनका शेप कैसा होता है? शेप एंड डायमेंशंस, ये अक्सर लंबे और संकरे होते हैं, और इनका शेप आमतौर पर आर्क शेप्ड होता है, मतलब धनुष के आकार का। एक तरफ कॉनकेव, दूसरी तरफ कॉन्वेक्स। जैसे हिमालयाज को देखें तो वो करीब 2400 किलोमीटर लंबा है, पर चौड़ाई 200 से 400 किलोमीटर ही है। आर्क शेप्ड, हाँ, मैप पर दिखता है। और लोकेशन, ये कहाँ मिलते हैं ज्यादातर? लोकेशन, ये ज्यादातर कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पर, यानी महाद्वीपों के किनारों पर पाए जाते हैं और अक्सर ओशंस की तरफ फेस करते हैं। दुनिया में दो मुख्य अलाइनमेंट्स दिखते हैं, एक नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट जैसे अमेरिकाज में रॉकीज और एंडीज, और दूसरा वेस्ट ईस्ट अलाइनमेंट जैसे यूरेशिया में आल्प से लेकर हिमालयाज तक। ओके, और क्या इनमें कोई और चीजें भी मिलती हैं, वॉल्केनोज या मिनरल्स? एसोसिएटेड फीचर्स, हाँ, इनका वॉल्केनिक एक्टिविटी से गहरा संबंध है, खासकर सर्कम पैसिफिक बेल्ट में, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। वहाँ फोल्ड माउंटेन्स और वॉल्केनोज साथ साथ मिलते हैं, और ये पहाड़ खनिज संसाधनों से भी भरपूर होते हैं। टिन, कॉपर, गोल्ड और हाँ, पेट्रोलियम भी अक्सर इनके फोल्डेड स्ट्रक्चर्स में मिलता है। ये तो हुई जियोलॉजी की बात, पर इन ऊंचे मुश्किल पहाड़ों पर लोग रहते भी हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं इन इलाकों में? जी, ह्यूमन एक्टिविटीज इन फोल्ड माउंटेन्स। देखिए, जाहिर है जीवन आसान नहीं होता, ढलानें खड़ी होती हैं, मौसम खखनीर हो सकता है, पर फिर भी कई एक्टिविटीज होती हैं। टूरिज्म, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, खासकर एल्प्स जैसे रीजन में विंटर स्पोर्ट्स जैसे स्कीइंग, और गर्मियों में क्लाइंबिंग, हाइकिंग बहुत पॉपुलर है। हाँ, टूरिज्म तो है। और एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी? एग्रीकल्चर, जहाँ थोड़ी समतल जमीन या टेरेसेस बनाकर पॉसिबल हो, वहाँ खेती होती है। धूप वाली ढलानों पर ज्यादा होती है, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ फेसिंग स्लोप्स पर। फसलें जैसे सीरियल्स, शुगर बीट, अंगूर वाइन्स और फल उगाए जाते हैं। फॉरेस्ट्री, पहाड़ों पर अक्सर कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलते हैं, जिनसे लकड़ी मिलती है फ्यूल और कंस्ट्रक्शन के लिए। एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का बहुत पोटेंशियल होता है। खड़ी ढलानें और पिघलती बर्फ या बारिश का पानी तेजी से बहता है, जिससे बिजली बनाना आसान होता है। स्विट्जरलैंड का उदाहरण दिया जाता है, जहां लगभग 7% बिजली HEP से आती है। HEP, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आना जाना? कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस, ये चैलेंजिंग होता है। घाटियों से होकर सड़कें और रेलवे बनाना पड़ता है, जो मुश्किल और महंगा होता है। टनल्स बनाने पड़ते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी जरूरी है। फोल्ड माउंटेन्स तो डिटेल में समझ आ गए। अब दूसरे टाइप पर आते हैं। आपने कहा था फॉल्टिंग से भी पहाड़ बनते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स। 2 ब्लॉक माउंटेन्स, फॉर्मेशन प्रोसेस। हाँ, दूसरा मेन टाइप है ब्लॉक माउंटेन्स। ये फोल्डिंग से नहीं, बल्कि अर्थ की क्रस्ट में फॉल्टिंग से बनते हैं। फॉल्टिंग मतलब चट्टानों में दरारें पड़ना और उन दरारों के सहारे जमीन के ब्लॉक्स का ऊपर या नीचे खिसकना। फॉल्टिंग तो ये क्यों होती है? इसके पीछे कौन से फोर्सेस हैं? फॉल्टिंग का कारण हो सकता है टेंशनल फोर्सेस, मतलब जब क्रस्ट खिंचती है, या कंप्रेशनल फोर्सेस, जब क्रस्ट दबती है। टेंशन से क्रस्ट फैलती है और टूट सकती है। कंप्रेशन से भी स्ट्रेस बिल्डअप होकर फॉल्ट्स बन सकते हैं। इन फोर्सेस की वजह से क्रस्ट के हिस्से या तो नीचे धंसते हैं या ऊपर उठते हैं। अच्छा, इसमें कुछ की टर्म्स है शायद, हॉर्स्ट और ग्रैबिन, ये क्या होते हैं? बी की टर्मिनोलॉजी एंड फीचर्स। बिल्कुल सही, ये दो मेन फीचर्स हैं। हॉर्स्ट ब्लॉक माउंटेन, ये फॉल्टिंग से ऊपर उठा हुआ भूभाग है, लैंड ब्लॉक। ये तब बनता है जब दो पैरेलल फॉल्ट्स के बीच का ब्लॉक ऊपर उठ जाए, या फिर आसपास की जमीन नीचे धंस जाए और बीच वाला ब्लॉक अपनी जगह पर ही रहे। तो हॉर्स्ट मतलब उठा हुआ ब्लॉक। इसकी पहचान क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी पहचान होती है स्टीप फॉल्टेड एजेस, जिन्हें स्कार्प स्लोप्स कहते हैं, और इनका शिखर अक्सर फ्लैट या जेंटली स्लोपिंग होता है। एग्जाम्पल्स, यूरोप में इसके क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं वॉस्गिस माउंटेन्स फ्रांस और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। इनके बीच से राइन नदी बहती है, जो एक रिफ्ट वैली में है। हंसरक माउंटेन्स भी इसी तरह का है। वॉशेस और ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। और ग्रैबिन, ये हॉर्स्ट का उल्टा हुआ। ग्रैबिन, रिफ्ट वैली। हाँ, ग्रैबिन या रिफ्ट वैली वो हिस्सा है जो दो फॉल्ट्स के बीच नीचे धंस गया है। नीचे धंसा हुआ ब्लॉक। करेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स,
इनकी भी खड़ी फॉल्टेड दीवारें होती हैं। ये लंबी गहरी घाटियां हो सकती हैं। एग्जाम्पल, दुनिया की सबसे फेमस और बड़ी रिफ्ट वैली है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम। ये करीब 3000 माइल्स लंबी, लगभग 4800 किलोमीटर लंबी है। ईस्ट अफ्रीका से सीरिया तक फैली है। ये दिखाता है कि वहां अफ्रीकन प्लेट में जबरदस्त टेंशन है, वो फट रही है एक तरह से। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, हाँ, सुना है। तो ये हॉर्स्ट और ग्रैबन बनने का मेन कॉज टेंशन है या कंप्रेशन? प्राइमरी कॉज। जनरली बड़े ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैलीज मुख्य रूप से टेंशनल फोर्सेस के कारण बनते हैं, जब क्रस्ट खिंच रही होती है। कंप्रेशन से भी बनते हैं, पर लार्ज स्केल फीचर्स ज्यादातर टेंशन से जुड़े हैं। तीसरा टाइप तो नाम से ही समझ आ रहा है, वोल्केनिक माउंटेन्स। ज्वालामुखी पर्वत। वोल्केनिक माउंटेन्स एक फॉर्मेशन प्रोसेस। हाँ, ये वाले काफी सीधे साधे हैं फॉर्मेशन के मामले में। ये पृथ्वी की क्रस्ट में वेंट्स या फ्रिशर्स, दरारों से निकले मटेरियल के जमा होने से बनते हैं। जब ज्वालामुखी फटता है तो लावा, राख, पत्थर, धूल ये सब बाहर निकलता है और वेंट के आसपास ढेर होता जाता है, परत दर परत। तो ये एक्यूमुलेशन के पर्वत है। एक्यूमुलेशन मतलब जमा होने से बने ढेर। इनकी पहचान क्या है और ये कहाँ मिलते हैं ज्यादा? बी की कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉम्पोजिशन। जाहिर है ये वोल्केनिक मटेरियल से बने होते हैं। मोल्टन लावा जो ठंडा होकर जम गया, वोल्केनिक बॉम्ब्स, बड़े पत्थर, सिंडर्स, छोटे टुकड़े, राख, एशेज, धूल, डस्ट। शेप, इनका एक टिपिकल शेप होता है, एक कोन जैसा, जिसे वोल्केनिक कोन कहते हैं, जिसके टॉप पर क्रेटर होता है। हाँ, वो क्लासिक वोल्केनो शेप। एग्जैक्टली। लोकेशन, ये प्लेट बाउंड्रीज पर बहुत कॉमन है, खासकर सबडक्शन जोन्स के पास। सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वोल्केनिक माउंटेन से भरा पड़ा है। ये हॉटस्पॉट्स के ऊपर भी बन सकते हैं, जैसे हवाई। एग्जाम्पल्स दुनिया भर में बहुत हैं। माउंट फूजी जापान बहुत फेमस है अपने परफेक्ट कोन शेप के लिए। माउंट मेयोन फिलीपींस, माउंट मेरापी सुमात्रा, माउंट अगुंग बाली, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर, ये सब बड़े और एक्टिव या डोलमेंट वोल्केनिक माउंटेन्स हैं। और लिस्ट में एक आखिरी टाइप था रेसिडुअल माउंटेन्स। इन्हें डिसेक्टेड माउंटेन्स भी कहा जाता है। ये कैसे बनते हैं? ये थोड़े अलग लग रहे हैं। 4 पॉइंट रेसिडुअल माउंटेन्स, डिसेक्टेड माउंटेन्स। हाँ, फॉर्मेशन प्रोसेस। हाँ, ये बाकियों से थोड़े अलग हैं। ये सीधे पृथ्वी के इंटरनल फोर्सेस, फोल्डिंग या फॉल्टिंग या वॉल्केनिज्म से नहीं बनते। ये बनते हैं डिन्यूडेशन से, यानी लंबे समय तक चलने वाले इरोजन और वेदरिंग से। होता क्या है कि कोई पुराना ऊंचा भूभाग होता है, चाहे वो कोई पुराना पहाड़ हो या पठार, प्लाटो, उस पर लाखों साल तक नदियां, हवा, बारिश, बर्फ अपना काम करती हैं। वो आसपास की नर्म चट्टानों को काटकर हटा देती हैं। तो जो सख्त रेजिस्टेंट चट्टानें बच जाती हैं, वही रेसिडुअल माउंटेन्स हैं। बिल्कुल। रेजिडुअल मतलब बचा हुआ अवशेष। तो ये आसपास की जमीन के कट जाने के बाद बचे हुए रेजिस्टेंट रॉक मासेस हैं। अच्छा, तो ये किसी पुराने लैंडस्केप के रेमिनेंट्स हैं। इनकी खासियत क्या है? बड़े की कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉम्पोजिशन, ये उन चट्टानों से बने होते हैं जो इरोजन के प्रति ज्यादा रेजिस्टेंट होती हैं, जैसे ग्रेनाइट या क्वार्ट्जाइट। ओरिजिन, इनके बनने के 2 मेन सिनेरियोज हो सकते हैं। 1, ये किसी पुराने लगभग समतल हो चुके मैदान, जिसे पेनी प्लेन कहते हैं, पर अकेली खड़ी रेजिस्टेंट पहाड़ी के रूप में दिख सकते हैं। यूएसए में एम्प्टी मोनैडनॉक इसका क्लासिक एग्जांपल है, और ऐसी पहाड़ियों को मोनैडनॉक्स भी कहते हैं। मोनैडनॉक, ओके। 2, या फिर ये किसी ऊंचे पठार, प्लेटो से भी बन सकते हैं। जब नदियां किसी पठार को गहराई तक काट देती हैं, तो वो उसे पहाड़ियों और घाटियों की एक श्रृंखला में बदल देती हैं। इस तरह के लैंडस्केप को डिसेक्टेड प्लेटो या डिसेक्टेड माउंटेन्स कहते हैं। इसमें अक्सर चोटियां, रिजेस और पीक्स लगभग एक ही ऊंचाई की होती हैं, जो ओरिजिनल प्लेटो सरफेस का लेवल बताती हैं। भारत में इसका कोई उदाहरण है? हाँ, भारत में जैसे अरावली रेंज के कुछ हिस्से या विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज के हिस्से, ये काफी हद तक रेजिडुअल माउंटेन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। ये बहुत पुराने स्ट्रक्चर्स हैं जो काफी घिस चुके हैं। आइलैंड्स। पहाड़ों की बात हो गई, अब चलते हैं पानी से घिरी जमीन की तरफ, आइलैंड्स पर। डेफिनेशन तो सिंपल है, पर ये बनते कैसे हैं? क्या इनके भी टाइप्स होते हैं जैसे पहाड़ों के थे? हाँ, आइलैंड्स के बनने के तरीके भी काफी डाइवर्स है, और इसी बेसिस पर इन्हें ब्रॉडली 2 मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है, कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स और ओशियानिक आइलैंड्स। 1, कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स। कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स, नाम से लग रहा है कि ये कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए हैं या थे। एग्जैक्टली। ये द्वीप पहले मेनलैंड का ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन बाद में किसी कारण से अलग हो गए। अलग कैसे हो गए? नीचे धंस गया, जिससे पानी बीच में आ गया और वो हिस्सा द्वीप बन गया। दूसरा, सी लेवल राइज। आइस एज के बाद जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ा, तो मेनलैंड और उस हिस्से के बीच की निचली जमीन, लैंड ब्रिज, डूब गई और वो अलग होकर द्वीप बन गया। अच्छा, तो क्या इसका कोई सबूत होता है कि ये पहले जुड़े थे? हाँ, सबूत मिलता है जियोलॉजी और बायोलॉजी में। अक्सर द्वीप और पास के मेनलैंड की फिजिकल स्ट्रक्चर, चट्टानें, मिनरल्स एक जैसे होते हैं। वहाँ पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना भी काफी मिलते जुलते हैं, क्योंकि वो पहले एक ही लैंडमास का हिस्सा थे। हालांकि अलग होने के बाद समय के साथ मानवीय और प्राकृतिक कारणों से कुछ अंतर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स भी अलग अलग तरह के होते हैं? सी, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स। हाँ, इन्हें फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल आइलैंड्स,
ये कॉन्टिनेंट के ठीक बाहर होते हैं और मेनलैंड जैसी ही विशेषताएं रखते हैं, जैसे न्यूफाउंडलैंड जो नॉर्थ अमेरिका से स्ट्रेट ऑफ बेल आइल से अलग हुआ, या मेडागास्कर जो अफ्रीका से मोजाम्बिक चैनल से अलग हुआ। ग्रेट ब्रिटेन भी यूरोप से इंग्लिश चैनल से अलग हुआ एक कॉन्टिनेंटल आइलैंड है। मैडागास्कर इतना बड़ा है पर है कॉन्टिनेंटल आइलैंड। ओके। हाँ, फिर आते हैं आर्किपेलागोस और आइलैंड ग्रुप्स। ये एक ही जगह पर कई द्वीपों के समूह होते हैं, अलग अलग साइज और शेप के, जैसे द ब्रिटिश आइल्स जिसमें ग्रेट ब्रिटेन और आइलैंड दोनों आते हैं, या मेडिटरेनियन में बलेरिक आइलैंड्स, या एजियन सी के द्वीप ग्रीस। आर्किपेलागो माने द्वीपपुंज। और एक और टाइप बताया था आपने, फेस्टून्स। फेस्टून्स और आइलैंड आर्क्स, हाँ ये काफी इंटरेस्टिंग है। फेस्टून मतलब माला या हार जैसा। ये द्वीप मेनलैंड के किनारे के चारों ओर एक लूप या आर्क के शेप में आर्किपेलागो बनाते हैं। ये असल में पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाओं, सबमरीन माउंटेन रेंजेस की चोटियां होती हैं जिन्हें कॉन्टिनेंट तक ट्रेस किया जा सकता है। अच्छा, अंडर वाटर माउंटेन्स की चोटियां, ये कैसे बनती हैं? फॉर्मेशन मैकेनिज्म। इनका बनना मुख्य रूप से टेक्टोनिक एक्टिविटी से जुड़ा है। आमतौर पर जहां एक ओशनिक प्लेट किसी दूसरी प्लेट कॉन्टिनेंटल या ओशनिक के नीचे सबडक्ट करती है, वहां ये बनते हैं। सबडक्शन से मैग्मा बनता है जो ऊपर उठकर वॉल्केनिक आइलैंड्स की एक चेन या आर्क बना देता है। तो ये वॉल्केनिक आइलैंड्स हुए, पर आप इन्हें कॉन्टिनेंटल कह रहे हैं। टेक्निकली ये वॉल्केनिक ओरिजिन के हो सकते हैं, पर ये कॉन्टिनेंट के मार्जिन पर बनते हैं और स्ट्रक्चरली उससे जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स की सब कैटेगरी आइलैंड आर्क्स में रखा जाता है। एग्जाम्पल्स में हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ईस्ट इंडीज, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, एल्यूशियन आइलैंड्स, ryukyu आइलैंड्स, कुरील आइलैंड्स, ये सब पैसिफिक के किनारे आर्क्स बनाते हैं। अंडमान एंड निकोबार भी आइलैंड आर्क है। ओके, ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे मेन टाइप पर आते हैं, ओशियानिक आइलैंड्स। ये कॉन्टिनेंटल से कैसे अलग है? 2 ओशियानिक आइलैंड्स। ए, फॉर्मेशन प्रोसेस एंड की कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा नाम से जाहिर है, ये द्वीप कॉन्टिनेंट से बहुत दूर खुले ओशंस के बीच में पाए जाते हैं, सैकड़ों या हजारों मील दूर। इनका कॉन्टिनेंट्स के साथ कोई जियोलॉजिकल कनेक्शन नहीं होता। ये कभी भी मेनलैंड का हिस्सा नहीं थे। ये समुद्र के नीचे से ही ऊपर उठे हैं। तो इनकी फ्लोरा और फौना भी अलग होगी। फ्लोरा एंड फौना, बिल्कुल। यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे अक्सर बहुत यूनिक होते हैं, जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। इसे हाई एंडेमिज्म कहते हैं। गैलापागोस आइलैंड्स इसका बेहतरीन उदाहरण है। पॉपुलेशन, क्योंकि ये मेन ट्रेड रूट से दूर होते हैं, इसलिए अक्सर यहाँ आबादी बहुत कम होती है। स्पार्सली पॉपुलेटेड। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। हालांकि मॉडर्न टाइम्स में शिपिंग और खासकर एयर ट्रैवल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्यूलिंग स्टॉप्स या सप्लाई पॉइंट्स, बंकरिंग स्टेशंस बन गए हैं। ठीक है। तो ये ओशियानिक आइलैंड्स बनते कैसे हैं? इनके टाइप्स क्या हैं? बी, क्लासिफिकेशन ऑफ ओशियानिक आइलैंड्स। इनके बनने के मुख्य रूप से 2 तरीके हैं और वही इनके टाइप्स हैं। 1, वॉल्केनिक आइलैंड्स। ये सबसे कॉमन टाइप है ओशियानिक आइलैंड्स का। ये समुद्र के तल ओशन बेड से उठने वाले वॉल्केनोज से बनते हैं। ये अकेले द्वीप हो सकते हैं या फिर वॉल्केनिक चेन्स का हिस्सा, जो अक्सर सबमरीन रिजेस या हॉटस्पॉट्स के ऊपर बनते हैं। हॉटस्पॉट्स वाले आइलैंड्स भी ओशियानिक वॉल्केनिक आइलैंड्स हुए। हाँ, जैसे हवाई, ये हॉटस्पॉट ट्रैक का नतीजा है। इनमें से कई वॉल्केनोज अब एक्सटिंक्ट हैं, लेकिन कुछ अभी भी एक्टिव हैं। एग्जाम्पल्स, पैसिफिक ओशन में हवाई, जिसका माउना लोआ दुनिया के सबसे बड़े वॉल्केनोज में से है, गलापागोस आइलैंड्स, अटलांटिक ओशन में एजोर्स, सेंट हेलेना, मडीरा, कैनरी आइलैंड्स, इंडियन ओशन में मॉरिशस, रीयूनियन, एंटार्क्टिक ओशन में भी हैं, जैसे साउथ सैंडविच आइलैंड्स। काफी सारे हैं। और दूसरा टाइप, कोरल आइलैंड्स। 2, कोरल आइलैंड्स। ये ज्वालामुखी से नहीं बल्कि छोटे समुद्री जीवों, जिन्हें कोरल एनिमल्स या पॉलिप्स कहते हैं, उनके द्वारा बनाए गए रीफ से बनते हैं। ये पॉलिप्स कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बनाते हैं और जब ये मरते हैं तो उनके स्केलेटन्स जमा होते जाते हैं और धीरे धीरे रीफ बनता है। कोरल पॉलिप्स, ये तो बहुत छोटे होते हैं। इनसे द्वीप कैसे बन जाता है? लाखों सालों तक करोड़ों पॉलिप्स की कॉलोनीज जब एक जगह रहती हैं और उनके स्केलेटन्स जमा होते हैं, तो वो विशाल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जिन्हें कोरल रीफ्स कहते हैं। कभी-कभी ये रीफ समुद्र की सतह तक पहुंच जाते हैं और उन पर रेत और मलबा जमा होने से द्वीप बन जाता है। अच्छा, इनकी खासियत क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स। जी, ये द्वीप बहुत लो लाइंग होते हैं, मतलब समुद्र की सतह से बस जरा सा ही ऊंचे होते हैं, अक्सर कुछ ही मीटर। इसीलिए सी लेवल राइज का खतरा इन पर सबसे ज्यादा होता है। एटॉल्स, जो रिंग शेप्ड कोरल रीफ्स होते हैं जिनके बीच में लगून होता है, इसी का एक प्रकार है। लो लाइंग, समझ गए। एग्जाम्पल्स, पैसिफिक ओशन में मार्शल आइलैंड्स, गिलबर्ट आइलैंड्स, किरिबाती, टुवालू। अटलांटिक ओशन में बरमूडा, हालांकि इसका बेस वोल्केनिक है पर सतह कोरल रीफ से बनी है। इंडियन ओशन में हमारे लक्षद्वीप और मालदीव्स। लक्षद्वीप और मालदीव्स कोरल आइलैंड्स हैं। राइट। एक और टाइप की बात आजकल सुनने में आती है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स, मानव निर्मित द्वीप। 3, आर्टिफिशियल आइलैंड्स। ए,
डेफिनेशन एंड फॉर्मेशन। हाँ, ये वो द्वीप हैं जो इंसानों ने बनाए हैं। ये या तो मौजूदा छोटे द्वीपों आइलैंड्स को बड़ा करके बनाए जाते हैं, या मौजूदा रीफ्स पर कंस्ट्रक्शन करके, या फिर तटरेखा से दूर समुद्र में नई जमीन बनाकर, लैंड रिक्लेमेशन। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, सैकड़ों सालों से इंसान ऐसा करते आ रहे हैं, खासकर नेदरलैंड्स जैसे देशों में जहां जमीन की कमी है। नेदरलैंड्स का फ्लेवोपोल्डर सुना है मैंने। बी, एग्जाम्पल्स एंड सिग्निफिकेंस। हाँ, फ्लेवोपोल्डर नेदरलैंड्स को दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप माना जाता है। और आजकल के जमाने में पाम आइलैंड्स दुबई, पाम जुमेरा, पाम जबल अली बहुत फेमस है अपने यूनिक पाम ट्री शेप और लग्जरी डेवलपमेंट के लिए। पाम आइलैंड्स, हाँ वो तो देखें फोटोज में। और इनका क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस अलग अलग हो सकता है, रहने की जगह बढ़ाना, टूरिज्म डेवलप करना, पोर्ट्स या एयरपोर्ट्स बनाना। हाल ही में इन न्यूज था कि इजराइल अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए भूमध्य सागर में कृत्रिम द्वीप बनाने का प्रस्ताव कर रहा है। तो आइलैंड्स कितने वेरिएड हैं? कॉन्टिनेंटल, ओशियानिक, वॉल्केनिक, कोरल, आर्टिफिशियल। लेकिन जैसा आपने कोरल आइलैंड्स के बारे में कहा, इनके सामने खतरे भी बहुत हैं। और ओवरऑल इनका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे प्लैनेट के लिए? 4 थ्रेट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आइलैंड्स। थ्रेट्स, बिल्कुल खतरे बहुत हैं और सबसे बड़ा खतरा है क्लाइमेट चेंज। ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, खासकर लो लाइंग कोरल आइलैंड्स और एटोल्स के लिए। राइजिंग सी लेवल्स, समुद्र का जल स्तर बढ़ने से इनके पूरी तरह डूब जाने का खतरा है। मालदीव्स, टोवालू, किरिबाती जैसे देश इस सच्चाई का सामना कर रहे हैं। ये तो बहुत सीरियस बात है, बहुत ज्यादा। इसी खतरे को दुनिया के सामने लाने के लिए मालदीव्स ने 2009 में एक सिंबॉलिक एक्शन लिया था। उन्होंने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग आयोजित की थी, पानी के नीचे बैठकर। अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग, वाओ व्हाट अ स्टेटमेंट। और इन खतरों के बावजूद आइलैंड्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? जी, ग्लोबल इंपॉर्टेंस ऑफ आइलैंड्स। इनका महत्व बहुत ज्यादा है कई डायमेंशंस में। हैबिटेट, दुनिया भर के लगभग 1,75,000 द्वीपों पर 60 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं, लोगों के घर हैं, उनकी कल्चर का हिस्सा है। एरिया, ये पृथ्वी के कुल लैंड एरिया का लगभग छठा हिस्सा 1/6 कवर करते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ये पॉइंट बहुत क्रूशल है। आइलैंड्स जैव विविधता के गढ़ हैं। दुनिया की आधी से ज्यादा मरीन बायोडाइवर्सिटी इन्हीं के आसपास के वाटर्स में है। दुनिया के 10 मेन कोरल रीफ हॉटस्पॉट्स में से 7 आइलैंड्स पर या उनके आसपास हैं। दुनिया के 34 सबसे समृद्ध बायोडाइवर्सिटी क्षेत्रों, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से 10 आइलैंड्स पर स्थित हैं। मतलब बायोडाइवर्सिटी के लिए ये इररिप्लेसेबल है। एब्सोल्युटली। लेकिन दुख की बात यह है कि इनकी आइसोलेशन इन्हें वल्नरेबल भी बनाती है। दुनिया में जितने भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुए हैं, उनका 64% हिस्सा आइलैंड से है। ओह नो, दैट्स अलार्मिंग। हाँ, इसके अलावा जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी है। दुनिया के 2/3 से अधिक देशों में द्वीप शामिल है, चाहे वो आइलैंड नेशंस हों या मेनलैंड कंट्रीज जिनके पास आइलैंड्स हों। इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो सकती है। और इकोसिस्टम सर्विसेज, ये हमें बहुत कुछ देते हैं। भोजन, फिशरीज, ताज़ा पानी, लकड़ी, फाइबर, दवाएं, ईंधन। ये लाइवलीहुड सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाते हैं, टूरिज्म अट्रैक्ट करते हैं, और इनका एस्थेटिक, स्पिरिचुअल और रिक्रिएशनल वैल्यू तो है ही। जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स। चलिए अब अपने आखिरी टॉपिक पर आते हैं, जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स। हमने हवाई का जिक्र किया था आइलैंड्स में। हॉटस्पॉट आखिर होता क्या है? ये प्लेट बाउंड्री से अलग है ना? हाँ, डेफिनेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल। हॉटस्पॉट प्लेट बाउंड्री से एकदम अलग चीज है। ये असल में अर्थ के डीप मेंटल में, मतलब काफी गहराई में, एक अनयूजुअली हॉट एरिया होता है। इसे आप मैग्मा का एक स्टेशनरी सोर्स समझ सकते हैं। मतलब ये अपनी जगह पर स्थिर रहता है, टेक्टोनिक प्लेट्स की तरह हिलता नहीं है। स्टेशनरी सोर्स ऑफ मैग्मा, ओके। हाँ, और ये प्लेट बाउंड्री से इंडिपेंडेंट होता है। ये प्लेट के बीच में इंट्राप्लेट होने वाली वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होता है। तो सतह पर ये कैसे दिखते हैं? सिर्फ वोल्केनोस के रूप में? बी, मैनिफेस्टेशंस एंड वोल्केनिक फीचर्स। वोल्केनोस, हाँ, सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशन तो वोल्केनोज ही हैं। हॉटस्पॉट से पिघला हुआ मैग्मा, जिसे मेंटल प्लूम कहते हैं, ऊपर उठता है और ऊपर वाली टेक्टोनिक प्लेट को पिघलाकर या तोड़कर सतह पर आ जाता है, जिससे वोल्केनो बनता है। आमतौर पर ये शील्ड वोल्केनोज होते हैं, जो फ्लूइड लावा निकालते हैं, जैसे हवाई में है। शील्ड वोल्केनोस, जो ज्यादा फैले हुए होते हैं? हाँ, कम ढलान वाले, चौड़े। इसके अलावा गाइजर्स भी हॉटस्पॉट एक्टिविटी का नतीजा हो सकते हैं। गाइजर्स, वो फव्वारे जैसे? हाँ, जब ये हॉट मैग्मा जमीन के नीचे मौजूद पानी ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा गर्म कर देता है, तो वो पानी और भाप में बदल जाता है और दबाव बनने पर जोर से विस्फोट के साथ बाहर निकलता है। इसे गाइजर कहते हैं। ये एक तरह का हाइड्रोथर्मल फीचर है। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए के फेमस गाइजर्स जैसे ओल्ड फेथफुल वहां मौजूद येलोस्टोन हॉटस्पॉट की वजह से हैं। अच्छा, येलोस्टोन भी हॉटस्पॉट है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आपने कहा हॉटस्पॉट स्टेशनरी है पर प्लेट्स मूव करती हैं, तो इससे आइलैंड चेन्स कैसे बनती हैं? जैसे हवाई एक चेन है। थी फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड चेन्स। यही हॉटस्पॉट्स की सबसे खास बात है और प्लेट टेक्टोनिक्स का बड़ा सबूत भी। मैकेनिज्म, क्योंकि हॉटस्पॉट अपनी जगह पर फिक्स्ड है और उसके ऊपर से टेक्टोनिक प्लेट धीरे धीरे मूव कर रही है, जैसे कन्वेयर बेल्ट पर कोई चीज रखी हो। तो जैसे जैसे प्लेट खिसकती जाती है, हॉटस्पॉट उसके नीचे अलग अलग जगहों पर वोल्केनोज बनाता जाता है। अच्छा, तो एक वोल्केनो बना, फिर प्लेट खिसकी,
तो वो वोल्केनो हॉटस्पॉट से दूर हो गया। प्रोसेस। एग्जैक्टली। फर्स्ट वन, जब प्लेट का कोई हिस्सा हॉटस्पॉट के ठीक ऊपर होता है, मैग्मा सप्लाई मिलता है और एक्टिव वोल्केनो बनता है। दूसरा, प्लेट आगे बढ़ जाती है, अब वो वोल्केनो हॉटस्पॉट से दूर हो गया, उसका मैग्मा सोर्स कट गया, तो वो इनएक्टिव या एक्सटिंक्ट हो जाता है, धीरे धीरे एरोजन से घिसने लगता है। तीसरा, प्लेट का जो नया हिस्सा हॉटस्पॉट के ऊपर आया है, वहां एक नया वोल्केनो बनना शुरू हो जाता है। तो एक के बाद एक वोल्केनोज बनते जाते हैं जैसे जैसे प्लेट चलती है। रिजल्ट, हाँ, इससे द्वीपों और पानी के नीचे के पहाड़ों की एक लीनियर चेन बन जाती है जो एज प्रोग्रेसिव होती है। मतलब चेन के एक सिरे पे सबसे यंग एक्टिव वोल्केनो होता है जो हॉटस्पॉट के ऊपर है, और जैसे जैसे आप चेन में दूर जाते हैं, द्वीप उतने ही पुराने होते जाते हैं। क्लासिक एग्जाम्पल द हवाईयन एम्परर सी माउंट चेन, ये इसका टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। पैसिफिक प्लेट हवाईयन हॉटस्पॉट के ऊपर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। हवाई का बिग आइलैंड सबसे यंग है, जहां आज भी एक्टिव वोल्केनिज्म है। इससे नॉर्थ वेस्ट में माउई, ओवाहू, कवाई आते हैं जो प्रोग्रेसिवली ओल्डर और ज्यादा इरोडेड हैं। ये चेन आगे समुद्र के नीचे एम्परर सी माउंट्स के रूप में फैली हुई है। वाओ, ये तो कमाल का नेचुरल रिकॉर्ड है प्लेट मूवमेंट का। हवाई के अलावा और कौन से फेमस हॉटस्पॉट्स हैं दुनिया में? बाउंड्री पर स्थित है। येलोस्टोन हॉटस्पॉट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे, रियूनियन हॉटस्पॉट इंडियन ओशन में। माना जाता है कि भारत के डेक्कन ट्रैप्स भी इसी हॉटस्पॉट से बने थे जब इंडियन प्लेट इसके ऊपर से गुजरी थी। डेक्कन ट्रैप्स भी हॉटस्पॉट से? अमेजिंग कनेक्शन। तो इनका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है? इनसे हमें अर्थ के बारे में और क्या पता चलता है? साइंटिफिक सिग्निफिकेंस, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये मेंटल के डीप इंटीरियर से जुड़े हैं और रिलेटिवली स्टेशनरी माने जाते हैं। इन्हें प्लेट टेक्टोनिक्स की स्टडी में एक फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इनकी चेन्स को देखकर साइंटिस्ट पता लगा सकते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स किस डायरेक्शन में और कितनी स्पीड से मूव कर रही हैं, पास्ट में कैसे मूव की हैं। जैसे मैंने हवाईयन एम्परर चेन के बेंड मोड का जिक्र किया था। हाँ, वो बेंड दिखाता है कि पैसिफिक प्लेट की मूवमेंट की डायरेक्शन लगभग 47 मिलियन ईयर्स अगो बदली थी। ये प्लेट मोशन को समझने के लिए बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है। हॉटस्पॉट्स हमें अर्थ के मेंटल की वर्किंग के बारे में भी इंसाइट्स देते हैं। फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट, तो हमने आज ओरोजिनी, आइलैंड फॉर्मेशन, हॉटस्पॉट एक्टिविटी, इन सब प्रोसेसेस को देखा। ये सब मिलकर एक ही कहानी कहते हैं कि हमारी पृथ्वी एक अविश्वसनीय रूप से डायनामिक, एक्टिव प्लैनेट है। ये ताकतें आज भी काम कर रही हैं, लगातार हमारे ग्रह के चेहरे को, उसके नक्शे को बदल रही हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में लाखों सालों बाद पृथ्वी का नक्शा कैसा दिख सकता है। और शायद उससे भी ज्यादा प्रेसिंग सवाल आज के कॉन्टेक्स्ट में यह है कि हम जो क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, वो इन नाजुक भू आकृतियों, खासकर लो लाइंग आइलैंड्स और तटीय क्षेत्रों को कितनी तेजी से और किस हद तक प्रभावित करेगा। क्या हम उन बदलावों के परिणामों के लिए तैयार हैं या उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं? ये था आज का यूपीएससी ज्योग्राफी का एपिसोड। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सके। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज नोट्स के साथ मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी देखकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।